गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे पहले बेटा हमने वीडियो लेक्चर में आपके कुछ लॉज पढ़े थे, तो अब लॉज के बाद आज हम पढ़ेंगे आपकी थ्योरीज। तो सबसे पहले जो आपकी थ्योरी है दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेटा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1808 में, इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी एक कट कॉपी पेस्ट थ्योरी थी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसके जो पोस्टुलेट्स थे या फिर जो उस थ्योरी में मेन पॉइंट्स उन्होंने दिए थे वो ऑलमोस्ट पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, सिर्फ उन्होंने उनको एक जगह एक्सट्रैक्ट करके एक थ्योरी पुट कर दी। इसीलिए ये जो थ्योरी है एक टाइप की कट कॉपी पेस्ट थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका क्या है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक थ्योरी, दैट मीन्स ये एटम्स की थ्योरी है कि एटम क्या होता है या एटम कौन होता है, कैसा होता है, उसके बारे में जिस थ्योरी ने बताया उसको बोलते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एटम क्या है या उसकी हिस्ट्री क्या है। तो बेटा आपको जैसे पता है कि पहले टाइम में, अर्लियर टाइम में आपके ऋषि मुनि हुआ करते थे, वही पूरी वेपन्स डेवलप करते थे, औजार या शिक्षा दे रहे या कुछ नया जो भी खोज निकालते थे वो उस टाइम ऋषि मुनि निकालते थे। तो ऐसे ही हमारे दो ऋषि मुनि थे। पहला तो है ग्रीक का फिलोसफियर था एक, जिसका नाम है डेमोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर है। बेटा फिलोसफियर होता क्या है, जैसे हम लोग ऋषि मुनि कह देते हैं ऐसे ही ग्रीक में ऋषि मुनि को फिलोसफियर कहते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम में जब ग्रीक में एक फिलोसफियर हुआ जिसका नाम था डेमोक्रिटस, वैसे ही हमारे में इंडिया में एक फिलोसफर हुआ जिसका नाम था कन्नड़। ठीक है, तो बेटा पहले मैं आपको कन्नड़ के बारे में बता देती हूँ। कन्नड़ एक इंडियन ऋषि मुनि था जिन्होंने क्या बताया था, जैसे आप सुनते हो कि कण कण में भगवान बसा है या फिर कण कण में ईश्वर है। ये आपने स्पिरिचुअल लैंग्वेज सुनी होगी, या मैं कहूँ ऐसी कुछ सेंटेंस आपने स्पिरिचुअल सुनी होगी, संगीतों में या फिर किसी भजन में सुनी होगी, या फिर आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, स्पिरिचुअल बुक में पढ़ा होगा। तो बेटा ये जो कण कण है, ये वर्ड जो है ये ऋषि मुनि कन्नड़ के नाम से निकला था। देखो यहाँ पे कन्नड़ में क्या है, कण, KAN। तो ये जो कण है, कण जो वर्ड है ये आपका कन्नड़ नाम से ही निकला हुआ है। ऋषि मुनि ने क्या कहा, ऋषि मुनि ने ये कहा कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है अगर आप उसे तोड़ने जाते हो और तोड़ते हो और तोड़ते तोड़ते एक स्टेज ऐसी आ जाती है, या मैं कहूँ एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपका ऐसा पार्टिकल या फिर एक ऐसा कण बचता है। उन्होंने पार्टिकल को क्या कहा, कण। तो तोड़ते तोड़ते सब्सटेंस को ब्रेक करते करते एक ऐसा कण बचता है जिसको आप फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे मैं मान लूँ ये एक मार्कर है या फिर ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड आपका एक सब्सटेंस है। तो अगर मैं इसे तोड़ते तोड़ते जाऊं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा इसमें एक ऐसा कण बचेगा जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, उस कण का नाम बाद में एटम पड़ा। तो ऋषि मुनि कन्नड़ ने जो कण है नाम उसी से डेवलप हुआ आपका नाम एटम। ठीक है, तो कन्नड़ ने अपनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ही कहा था, बाद में उन्होंने उस कण को और भी स्पिरिचुअली कह दिया कि कण कण में ईश्वर बसा है, या फिर दुनिया के हर एक सब्सटेंस में छोटे से छोटे कण में ईश्वर का मान है या भगवान का प्रवेश हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से अपनी थ्योरी बताई थी। अब बात करते हैं डेमोक्रिटस की, क्योंकि डेमोक्रिटस फिलोसफियर था, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बताई थी
ये अपनी जो थ्योरी है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बताई थी। डेमोक्रिटस ने क्या ग्रीक लैंग्वेज में बताई थी, क्या कहा था, व्हेन वी ब्रेक, चलो दूसरे लिख दे, इफ वी कीप्स ऑन ब्रेकिंग a substance, we will get a particle which is undivisible further। ठीक है बेटा, तो दोनों की लैंग्वेज अलग हो सकती है। जैसे इसने ग्रीक लैंग्वेज में लिखा, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा होगा, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में लिखा होगा। दोनों की लैंग्वेज अलग थी, दोनों ऋषि मुनि की, दोनों फिलोसफियर्स की बात करें तो दोनों की लैंग्वेज अलग थी, बट जो मेन जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सेम थी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हो, फर्दर ब्रेकडाउन उसका करते जाते हो, तो एक लास्ट में आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, एक स्टेज पे आपको ऐसा कण मिलेगा, या मैं कहूँ कि डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो कि फर्दर अनडिविजिबल होगा, यानी कि फर्दर आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने उस पार्टिकल का नाम दिया था, डेमोक्रिटस ने उस पार्टिकल का नाम दिया था एटोमियो। क्या नाम दिया था? एटोमियो। ये ग्रीक वर्ड है बेटा, अगर ग्रीक वर्ड को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ए जो है वह उसका मतलब होता है अन, एटोमियो का मतलब होता है ब्रेकेबल, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका नाम डेमोक्रिटस ने दिया एटोमियो, वो एक ऐसा पार्टिकल था जो कि फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता था इनटू सिमिलर पार्टिकल, या मैं कहूँ सिंपलर पार्टिकल, कि और छोटे स्मॉल पार्टिकल में वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये थ्योरी डेवलप तो पहले ही हो गई थी, जो एटॉमिक थ्योरी है उसके बारे में पहले ही बता दिया गया था, बट इस थ्योरी को ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला। हालांकि कन्नड़ से ज्यादा इसको मिला, क्योंकि कन्नड़ से ज्यादा डेमोक्रेटिक को ज्यादा पहचान मिली, या मैं कहूँ ज्यादा क्रेडिट मिला, क्योंकि एक रीजन है, इन्होंने एटोमियो वर्ड दिया था और अब भी वो एटम के फॉर्म में ही, या मैं कहूँ उस पार्टिकल को एटम ही कहते, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी उसके वर्ड में और प्रेजेंट एटम के वर्ड में। ठीक है, बट इन दोनों की कोई रिटन थ्योरी नहीं थी, इसलिए इन थ्योरी को इतना माना नहीं गया, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं ये तो एंशिएंट साइंटिस्ट थे जो कि ऋषि मुनि थे, पर उस टाइम कोई ऐसी रिटन लैंग्वेज कहूँ या मैं कहूँ रिटन थ्योरी का डेवलप होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ वर्बली उन्होंने ऐसा बताया था, इसीलिए उनकी थ्योरी को क्रेडिट नहीं दिया गया या फिर प्रूव नहीं किया गया। उसके बाद आपके आए थे डेल्टन, जिन्होंने नाम दिया था डेल्टन एटॉमिक्स थ्योरी। उसमें बिल्कुल सेम यही थ्योरी दी गई थी जो कन्नड़ और डेमोक्रिटस ने दी थी, इसीलिए मैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक कट कॉपी पेस्ट थ्योरी कह रही थी। ठीक है बेटा, तो डेल्टन अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या है, देखो डेल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया, देखो बेटा, मैटर contain an undivisible particle that is known as एटम। ठीक है बेटा, देख सकते हो आप दोनों डेमोक्रिटस और कन्नड़ की ही लैंग्वेज है बिल्कुल, क्या कि मैटर है, मैटर आप क्या है, जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी चीजें हैं
जितने भी पदार्थ है वो सारे क्या होते हैं, आपके मैटर होते हैं। तो मैटर में क्या होता है, एक ऐसा अनडिविजिबल पार्टिकल होता है। अगर आप मैटर को ब्रेक करते जाओ तो लास्ट में एक ऐसा अनडिविजिबल पार्टिकल बचेगा जिसको आप फर्दर नहीं ब्रेक कर पाओगे। तो उन्होंने भी सेम यही कहा, मैटर कंटेन एन अनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम, दैट इज नोन एज एटम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट में क्या कहा उन्होंने, एटम can neither be created nor be destroyed। एटम जो है आपका वो ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी सब्सटेंस में। तो ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको फर्दर डिस्ट्रॉय करके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने दिया, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा अगर आप इसको देखो, ये लैंग्वेज हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बिल्कुल लैंग्वेज उसी की ही है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, या मैं कहूँ कंजर्वेशन ऑफ एटम, सेम ही है। मैंने क्या कहा था, वहां पे आप मैटर की जगह चाहे एटम ले लो चाहे मास ले लो, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बिल्कुल कॉपीड है, उसकी ही लैंग्वेज बिल्कुल कॉपीड है यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट में भी। थर्ड की बात करें तो देखो क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have same property। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बिल्डिंग यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, वो आपकी होती है एटम। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर कह सकते हो, या ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो। तो मान लो ये आपका कोई एलिमेंट है, मैंने मान लिया ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन के एटम से, ऐसे हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना होता है। ये सारे उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ आप देख सकते हो क्योंकि ये सारे ही हाइड्रोजन के एटम है, यानी कि आपका क्या होगा, ये सारे एटम एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से सेम होंगे। ठीक है, और एलिमेंट की डेफिनेशन भी यही होती है, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर दे ऑलवेज फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, तो जब आपके सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तभी आपका हाइड्रोजन एलिमेंट बनेगा। तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट किससे बना होता है, हाइड्रोजन एटम से बना होता है, और वो सारे जो एटम हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल, दैट मीन्स एक दूसरे से सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो पोस्टुलेट दिया है इन्होंने, थर्ड वन, दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम ले लो तो उसमें जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आपके एटम्स आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जितने भी आपके एटम्स होते हैं एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से सेम होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बेटा सेम ही होगी। ठीक है, अगर हम फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें तो उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट अपनी थ्योरी का क्या दिया था, एटम्स ऑफ different element have different property। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जब एक एलिमेंट में जितने भी एटम है सारे सेम होंगे, तो अगर मैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कार्बन ले लेती हूँ, ये कार्बन एलिमेंट है, इसमें क्या होंगे, सारे कार्बन के एटम होंगे ऐसे, ये सारे कार्बन के एटम है कार्बन एलिमेंट में। तो बेटा क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन में से अगर मैं एक एटम निकालूं और कार्बन में से अगर मैं एक एटम निकालूं, कार्बन एलिमेंट में से एक एटम निकालूं और हाइड्रोजन एलिमेंट में से एक एटम निकालूं, तो क्या ये दोनों एटम सेम होंगे? नहीं, कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के
अलग अलग एटम सेम कभी नहीं हो सकते। हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है और कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट का हाइड्रोजन एटम बिल्कुल सिमिलर कभी नहीं होगा कार्बन एटम से, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं डेल्टन ने क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है उनके पास क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी एज कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट दिया, उन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine always in a fixed ratio। जो लास्ट पोस्टुलेट दिया आपका डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, वो क्या कहा था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मान लो आपका C और H कंबाइन हो रहा है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ C और O, C क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, ठीक है, O क्या है, C क्या है, कार्बन एलिमेंट का एटम है, और O क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके ये कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो हमेशा ही ये दोनों एलिमेंट के एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, H2O जो होता है बेटा, आपको मैंने बताया था H जो है, आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी सिंबल्स देखते हो वो किसके, एलिमेंट के तो सिंबल है, बट वो सिंबल रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सिंगल। अगर हम देखें कहीं H लिखा है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट। अगर मैं ये 2 को छुपा दूं या हटा दूं तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम, ठीक है। अगर यहाँ 2 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम। सिंगल O रिप्रेजेंट द सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा होगा, 2 हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन के एटम है, एक का ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होके हमेशा ही H2O बनाते हैं। दैट मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, यानी कि वाटर जो है उसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे, 2H 1O, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो आप, तो देखो कहाँ कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन कितने कंबाइन हो रहे हैं, 2, और 2 के साथ ऑक्सीजन कितनी कंबाइन हो रही है, 1। तो आप कह सकते हो हमेशा ही वाटर का जो कंबाइनिंग रेशियो होगा एलिमेंट्स का, वो हमेशा ही 2:1 होगा। चाहे वाटर आप यहाँ का लो या फिर आप किसी फॉरेन कंट्री का लो या फिर गोवा का लो या बीच का लो, वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमेशा ही इसी रेशियो में होगा, दैट इज 2:1। ऐसे ही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो सिंगल C रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट और सिंगल O रिप्रेजेंट, अगर मैं 2 हटा दूं तो सिंगल O रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, यानी कि एक कार्बन एटम के साथ 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके हमेशा बनाते हैं आपका CO2, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, CO2 CO2 CO2, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, यानी कि 2 डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, किस रेशियो में, इस रेशियो में 1:2, यानी कि कार्बन का रेशियो 1 है, एक कार्बन है यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। बाय मास ये रेशियो जो होता है बाय मास होता है बेटा। बाय मास का मतलब क्या होता है, अगर कार्बन का मास 1 है, 1 है, लेट सपोज कार्बन का मास 1 कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीजन का दुगना होगा, ठीक है। तो 1:2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ऑलवेज इन अ फिक्स रेशियो, कि एटम जो है आपके इन एलिमेंट्स, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो वो हमेशा ही एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपकी हो गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
तो यानी कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तक आपकी एटम की फुल डिस्कवरी हो गई थी। एटम्स के बारे में उन्होंने इन 5 पोस्टुलेट के थ्रू बताया था। अब आगे हम देखते हैं कि जब ये एटम की डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद क्या क्या और हुआ। ठीक है बेटा, तो बेटा जैसे ही डेल्टन ने अपनी रिटर्न थ्योरी दी उसके बाद एक महामारी फैल गई कि साइंटिस्ट में एक कंपटीशन लग गया कि ये नई डिस्कवरी जो हुई है एटम की, इसके बारे में हम क्या और खोज निकाल सकते हैं ताकि हमारी भी डिस्कवरी पब्लिश हो। ठीक है, तो जैसे अब कोरोना फैल रहा है, नई चीज है तो उसकी पूरी महामारी फैल गई, सब में क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ कितना फैला, क्या है ये वायरस, इसके बारे में आप क्या जान सकते हो। डॉक्टर्स में क्यूरियोसिटी है कि हम इसकी वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट में क्यूरियोसिटी है कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं ताकि हमारे इंडिया की इकोनॉमी अप हो सके। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे ही इसी प्रकार जैसे कोरोना एक नया वायरस है, ऐसे ही उस टाइम एटम जो था आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एटम एक नया सब्सटेंस मिल गया था सबको, उसके बारे में और जानने की या और खोज निकालने की लोगों में, या मैं कहूँ साइंटिस्ट में क्यूरियोसिटी होने लगी। तो वहां उस टाइम एक बात पता चली कि जो एटम है उनका मास आप कैसे निकाल सकते हो। तो एक टर्म डेवलप हुई एटॉमिक मास, कि एटम जो है उनमें कुछ ना कुछ तो मास होगा। कैसे? क्योंकि थ्योरी में ये कहा गया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मैटर है ऑल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, या फिर हम कहें अनडिविजिबल पार्टिकल, दैट इज नोन एज एटम। यानी कि जितने भी मैटर है उनमें एक अनडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसको आप बोलते हो एटम। यानी मैं मैटर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मैटर क्या होता है? जिसके पास क्या हो, खुद का मास हो और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, वो मैटर है। दैट मीन्स अगर मैटर आपका स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है या उसकी कुछ ना कुछ मास है, तो उसको बनाने वाली चीज यानी कि मैटर को डेवलप करने वाली चीज कौन सी है? एटम है। तो एटम में कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, चाहे बहुत ज्यादा कम हो, चाहे नेगेटिव में हो या 0.00 समथिंग हो, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो लोगों ने, या मैं कहूँ साइंटिस्ट ने इस बात पे थोड़ी खोजबीन शुरू की, क्योंकि एटम्स के बारे में तो थॉमस बहुत सारे डेल्टन जो है अपनी थ्योरी में बहुत सारी चीजें बता चुके थे। तो एक कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि एटॉमिक मास भी कोई चीज है, कि मैटर में मास होता है तो एटम्स में भी मास होना चाहिए। तो उस टाइम बेटा, आज के टाइम एटॉमिक मास जो आज का वर्ल्ड है उसमें एटॉमिक मास, या मैं कहूँ आज की जो लैब्स हैं, हाईफाइड लैब्स होती है, या आज के साइंटिस्ट मास, एटम का मास या मॉलिक्यूल्स का मास नापने के लिए एक मशीन है उनके पास जिसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री बेटा, स्पेक्ट्रोमेट्री जो है मशीन है, इसकी जो मैं कहूँ इसकी जो कॉस्ट है काफी करोड़ों में है। तो ये इतनी इजीली अब भी अवेलेबल नहीं है, कुछ हाईफाइड लेबोरेटरीज में या आईआईटी इंस्टीट्यूट में ही ये पाई जाती है जहाँ पे एटम्स का मास नाप सकते हो। तो क्या आप सोच सकते हो कि उस टाइम जब आपकी 18th और 19th सेंचुरी चल रही थी तो मास कैसे नापते थे? जब ये मशीन इतनी महंगी अब है तो क्या ये उस टाइम डेवलप हुई होगी? नहीं, उस टाइम डेवलप नहीं हुई थी। तो उस टाइम जब मास था बेटा आपका नापा जाता था एक नई टर्म से, एटॉमिक मास की जगह वो यूज करते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है या क्या होता है? उस टाइम जो साइंटिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी में, मैं कहूँ 18th to 19th सेंचुरी, आपके जो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करते थे? एक एटम का, किसी भी एलिमेंट का जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के ऊपर या मैं कहूँ जिस कंपाउंड के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके एक एटम का
मास का हिसाब निकाल लेते थे और उसी के कंपेयर में बाकियों का मास कंसिडर कर लिया करते थे, यानी कि एक रिलेटिव निकालते थे, एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं निकालते थे, रिलेटिव निकालते थे। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो कि आप एक फ्रूट सेलर हो, आप रेहड़ी लगाते हो फ्रूट्स की, ठीक है, तो आपके पास कोई डिजिटल मीटर नहीं, आप घर पे भूल गए हो उस दिन, और आपके पास एक ये तराजू जिसे कहते हो, इस टाइप का कोई तराजू है जिससे आप नापते हो, तराजू ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से आपका कोई तराजू है जिससे आप वेट जिससे आप किसी भी चीज का मास नाप सकते हो कि उसमें कितना मास है, ठीक है, या 1 किलो है, 2 किलो है। तो कोई लेडी आई आपके पास, उसने कहा मुझे 4 kg एप्पल दे दो, तो अब आपने देखा कि आपके पास क्या डिजिटल मीटर तो है नहीं, आप वो घर पे भूल गए हो, डिजिटल मेजरिंग मशीन आप घर पे भूल गए हो। साथ के साथ आपको क्या दिखा कि आपके पास एक मेजरिंग ऐसी तराजू है, बट तराजू के जो बाट होते हैं वो नहीं है, इस टाइप का आपके बाट होते हैं, सबको पता है तराजू के ऐसे बाट होते हैं, तो वो बाट भी आप घर पे भूल गए हो। ये 5 kg, ऐसे ही 2 kg का भी होता है बेटा, ठीक है, 1 kg का भी होता है, तो ऐसे बाट होते हैं, बट वो बाट भी आप घर पे भूल गए हो। अब आप कैसे करोगे, आप कैसे मास निकालोगे, आप कैसे 4 kg एप्पल उसको तोल के दोगे? सारा दिन तो ऐसे निकल नहीं सकता कि आप कुछ भी बिक्री ना करो, क्योंकि आपका घर तो बहुत ज्यादा दूर है, अगर आप जाके भी लेके आओगे तो ऑलमोस्ट दोपहर हो जाएगी, तो बहुत, फिर वापस आते आते आपको शाम हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे? तो उसके दिमाग में, शॉपकीपर या मैं कहूँ आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब आप घर पे थे तो आपके पास एक तरबूज था बहुत बड़ा सा, तो ऐसे ही आपने खेल खेल में उस तरबूज को क्या बोलते हैं डिजिटल मीटर पे रख दिया था, और उस डिजिटल मीटर पे तरबूज का जो वेट दिखाया था, मैं कहूँ मास जो दिखाया था, वो 12 kg दिखाया था, ठीक है, 12 kg। तो उसने देखा कि वो जो दुकानदार था, मैं कहूँ जिसने रेडी लगा रखी थी, या मैंने आपको कंसिडर किया था, तो वो रेडी वाले ने देखा तरबूज उसके पास है, तो उसने उसका क्या किया, उस तरबूज के 12 पीसेस बना दिए, उन्होंने उसके 12 पीसेस बना दिए। अब 12 kg यानी कि एक तरबूज है उसमें 12 kg है, तो उसने इक्वली 12 पीसेस बना दिए। दैट मीन्स 1 kg का आपका एक पीस कितने kg का हुआ, 1 पीस जो हो गया वो कितने kg का हुआ, 1 पीस जो हो गया वो 1 kg का हो गया, ठीक है। अब उसने 4 एप्पल कैसे नापे बेटा, 4 kg एप्पल कैसे नापे, उसने 4 इस टाइप से तरबूज के टुकड़े रख दिए, ठीक है, और तराजू में दूसरी साइड आपके एप्पल्स रख दिए, ठीक है, ये आपके एप्पल्स इस टाइप से उसने रख दिए। तो चाहे कितने भी एप्पल्स हो, 20, 30, 40 जितने भी एप्पल 4 kg में आए, उसने ऐसे एप्पल्स चढ़ा दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि आपने किसी एक को कंसिडर करके, किसी एक सब्सटेंस का वेट कंसिडर करके आपने दूसरे सब्सटेंस का वेट निकाला है। तो ऐसे ही पहले टाइम में 18-19 सेंचुरी में क्या होता था कि किसी एक एटम का वो एक्सपेरिमेंटली हिसाब से आप उसका मास निकाल लेते थे, उस एटम का, किसी एक एटम का। पर्टिकुलर एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, तो उनमें से किसी एक एटम का एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो एक मास निकाल लेते थे, और उसके रिस्पेक्ट में वो बाकियों का क्या निकालते थे, रिलेटिव मास निकालते थे, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने एक और चीज करके देखी, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, बीइंग अ हाइड्रोजन, उनके पास एक एलिमेंट था हाइड्रोजन, उस टाइम हाइड्रोजन की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो था वो क्या था, बीइंग वेरी सिंपलेस्ट, या मैं कहूं बीइंग सिंपलेस्ट एटम, उसका जो मास है उन्होंने कितना कंसिडर कर लिया था, मास जो है 1 कंसिडर कर लिया था। सबसे जो सिंपलेस्ट उस टाइम एटम था, या मैं कहूं सबसे सिंपलेस्ट जो एलिमेंट था, हाइड्रोजन एलिमेंट था। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में से किसी एक एटम का, हाइड्रोजन एलिमेंट के किसी एक हाइड्रोजन एटम का उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मास का हिसाब लगा लिया था, और वो मान लिया था कि 1 है,
ठीक है, 1 मास मान लिया था। इसकी कोई, एक बात ध्यान रखना कि इसकी कोई यूनिट नहीं बताई उन्होंने, नो यूनिट। ठीक है बेटा, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया। जैसे मैंने बताया कि तरबूज को काट के उन्होंने तरबूज को स्टैंडर्ड मान लिया, तो अब पूरे दिन उसने उसी तरबूज के हिसाब से पूरी मेजरिंग की। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड एटम मान लिया जिसका मास उन्होंने 1 एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबका मास निकालना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि जो आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मास उन्होंने कैलकुलेट करना चाहा। तो उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन एटम के बराबर कितने आते हैं आपके 16 हाइड्रोजन एटम। जब 16 हाइड्रोजन एटम आप ऐसे रखोगे तराजू में, 16 हाइड्रोजन एटम, तब जाके एक ऑक्सीजन एटम के मास के बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स उन्होंने यहाँ से कंसिडर कर लिया कि ऑक्सीजन जो है उसका मास कितना है, 16 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जब वो 16 हाइड्रोजन रखेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक हाइड्रोजन का मास क्या है, 16 है। किसके रिस्पेक्ट में निकाले थे, हाइड्रोजन के, सॉरी, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, किसके रिस्पेक्ट में, एक हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में, उसका 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। तो उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन एटम 16 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है तो 16 का 16 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन का कितना मास निकल गया, 16 मास निकल गया। तो ये मास निकला रिलेटिव एटॉमिक मास, एग्जैक्ट मास थोड़ी ना निकाला था कि उन्होंने ऑक्सीजन एटम को डिजिटल मीटर पे रखा और उसका मास जो डिजिटल नंबर्स में शो किया वो लिख दिया कि 16 है। नहीं, ये एक रिलेटिव निकाला गया था। ठीक है, बट इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये आई कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो काफी ऐसे और एलिमेंट्स थे जिनके रिस्पेक्ट में अगर हाइड्रोजन के साथ उनका मास निकाला जाए, उन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, तो वो उनके साथ रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के एक नया एलिमेंट कंसिडर कर लिया गया इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास में, जो कि आपका था C12। C12 आपका क्या होता है, कार्बन 12। कार्बन 12 बेटा आपका क्या होता है, C12 आइसोटोप। कार्बन जो होता है, कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, C12, C13 एंड C14। ठीक है, तो उन्होंने C12 को स्टैंडर्ड मान के उसका रिलेटिव मास और एलिमेंट्स का उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास निकालना स्टार्ट किया, और एलिमेंट के एटम्स का जो मास निकालना शुरू किया वो इसके रिस्पेक्ट में स्टार्ट किया। क्यों किया, हाइड्रोजन भी था, बट क्यों ये यूज किया, वो इसलिए यूज किया क्योंकि हाइड्रोजन बीइंग अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट वो काफी और एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्शंस कर रहा था। ठीक है, तो उस टाइम प्रॉब्लम आ रही थी कि हाइड्रोजन एटम जल्दी से कंबाइन हो रहा था दूसरे रखे हुए दूसरे एटम्स के साथ, तो मास आपका रिलेटिव मास निकल नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने C12 आइसोटॉप यूज किया, क्योंकि C12 आइसोटॉप जो है बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बहुत कम रिएक्शन शो करता है ये। ठीक है, तो C12 आइसोटॉप वाज यूज्ड in place of hydrogen atom for measuring relative atomic mass because C12 isotope was because it was very stable, क्योंकि C12 जो है कार्बन आइसोटॉप है C12, तो C12 के एटम के रिस्पेक्ट में, C12 का एटम लिया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसके रिस्पेक्ट में बाकी अदर एलिमेंट्स के एटम का मास निकाला गया। तो C12 जो है उसके एटम कार्बन 12 या हम C12 की बात करें,
हम C12 के एक एटम की बात कर रहे हैं। एक एटम का जो मास है बेटा वो है आपका 1.9954 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, एक एटम का मास कितना है 1.9954 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने और एलिमेंट्स के एटम का मास निकालना स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हुई, वो क्या कि उन्होंने पहले किसको स्टैंडर्ड माना था, हाइड्रोजन एटम को, अब वो C12 के एटम को मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों में कंपैरिजन करके देखा कि हाइड्रोजन एटम और C12 में क्या फर्क है। ठीक है, तभी उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। तो उन्होंने कंपेयर किया तो देखा गया कि जो कार्बन है, एक कार्बन जो एटम है वो 12 गुना ज्यादा है, उसका जो मास है, जो रिलेटिव मास निकल रहा है वो 12 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम के कंपेयर में जो अब स्टैंडर्ड C12 का एटम लिया जा रहा है वो मास में 12 गुना ज्यादा है, यानी कि एक कार्बन का एटम 12 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू वन एटम ऑफ दैट हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ आपकी एक नई यूनिट डिस्कवर हुई बेटा, जिसको आप कहोगे आपका एक एटम जो है कार्बन का वो क्या होगा 12 AMU के बराबर होगा। AMU जो है आपकी यहाँ नई यूनिट डिस्कवर हुई है, जिसको आप कहते हो एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, या फिर कई जगह सिंपली आपने U लिखा हुआ देखा होगा। U आपका होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास बेटा, यूनिफाइड मास होता क्या है, यूनिफाइड मास का मतलब है कि आप केजी या ग्राम यूज नहीं करोगे, आप कुछ भी यूज नहीं करोगे, सिर्फ आपकी AMU यूनिट ही होगी। यूनिफाइड मीन्स ओनली यू विल यूज ओनली AMU यूनिट। ठीक है, तो वन एटम जो होगा कार्बन का, वन एटम का जो मास होगा वो क्या होगा 12 AMU के बराबर होगा। तो अगर फिर उन साइंटिस्ट से ये पूछा गया कि फिर एक AMU कितना होगा, 1 AMU क्या होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम एक AMU को डिफाइन करें, 1 AMU को अगर बेटा हम डिफाइन करें तो 1 AMU इक्वल टू 1 एटम अपॉन 12, यानी कि अगर हम 12 यहाँ पे लेके जाए तो आपकी 1 AMU की निकल जाएगी मास, सॉरी 1 AMU का आपको डिफाइन हो जाएगी 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, या फिर 1 AMU क्या होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, अपॉन 12। तो आप कह सकते हो, या फिर अगर हम दूसरे टर्म्स में डिफाइन करें तो 1 AMU इज 1/12 ऑफ द यहाँ मास किसका ले रहे हो, कार्बन एटम के, एक कार्बन एटम का मास ले रहे हो, तो आप कह सकते हो 1 AMU इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता है कि एक एटम का मास कितना होता है 1.9954 इंटू 10⁻23, यानी कि आप कार्बन के केस में एक AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जो कि आपकी 1.9954 इंटू 10⁻23 ग्राम अपॉन 12। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी कि एक AMU की वैल्यू इतने बराबर होगी। ठीक है, आपकी एक AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होगी इन केस ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन में एक AMU इतने वैल्यू के बराबर होगा। अब अगर हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है AMU में कार्बन के कंपेयर में, क्योंकि अब हमने C12 एटम को स्टैंडर्ड माना है, तो अगर हमें AMU के टर्म्स में हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो आप AMU के टर्म्स में कैसे निकालोगे,
आप निकाल सकते हो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन ये एक AMU कितने के बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, दिस वन विल कैंसिल दिस व्हाट। अब आपका बचेगा 1.67 डिवाइडेड बाय 1.66, उसका आंसर आएगा आपका 0.007 या फिर हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है, AMU। यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम होगा, उसका मास जो होगा इन टर्म्स ऑफ AMU, उसकी वैल्यू आपकी इतनी होगी बेटा। अब बात आती है कि हमें मास तो हाइड्रोजन एटम का मास हमें ग्राम में पता था, तो हमने AMU में क्यों निकाला? हमने बेटा AMU में इसलिए निकाला है क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ भी करोगे या कैलकुलेशन में आप किसी तरह भी इसको यूज करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी या फिर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी उसकी कैलकुलेशन में, ठीक है। उससे बेटर आप सिंपली ये 0.008 AMU लिख के अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको दुनिया में किसी भी एटम का मास निकालना हो कि आपका उस एटम का मास AMU के टर्म्स में क्या होगा, तो उस एटम का मास ऐसे यहाँ ऊपर रख दो। मास आपको गिवन होगा कि एक एटम का मास, सपोज कर लो क्लोरीन का पूछा है, ब्रोमीन का पूछा है, ठीक है, तो एक एटम का मास आपको गिवन होगा बेटा, उसको यहाँ रख दो, अपॉन डिवाइडेड बाय करो जो एक AMU की वैल्यू आपकी निकली है कार्बन की, ठीक है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी AMU के टर्म्स में आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये चीज याद रखो कि आपका एक AMU किसके बराबर होता है। एक AMU इज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।